दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ हृदय विहारी द्वारा लोक कथाओं से प्रेरित स्टोरी समझदार व्यापारी। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य बिना कुछ सोचे समझे ऐसे फैसले ले लेता है जिसकी वजह से बहुत पछताता है। ऐसा ही कुछ होता है माधव के साथ। माधव जो बनारस में रहता है, वो बनारस के एक दूसरे व्यापारी गौतम की देखा देखी बाहर देशों में जाने का फैसला तो कर लेता है, पर अपनी अड़ियल और जड़ बुद्धि के कारण कुछ ऐसे गलत फैसले ले लेता है कि जिसके कारण उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गौतम विकट स्थिति में भी अपनी बुद्धि से काम लेता है और विपत्ति से छूट जाता है। क्या थी वो परिस्थितियां, जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति से महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं।
खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक समय में काशी देश के बनारस राज्य में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसी राज्य में एक गौतम नाम का व्यापारी भी रहता था। बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी वो व्यापारी 500 गाड़ियां ले अलग अलग देशों की यात्रा पर जाता था। बनारस में ही एक और व्यापारी का पुत्र भी था, बहुत मूर्ख, जिसका नाम था माधव। एक बार गौतम ने तय किया कि वो बनारस से बहुत सा बहुमूल्य सामान लेकर अलग अलग देशों की यात्रा पर निकलेगा। गौतम को इस तरह यात्रा की तैयारी करता देख मूर्ख व्यापारी ने भी 500 गाड़ियों में बहुमूल्य सामान भर लिया। तब गौतम ने सोचा कि अगर ये मेरे साथ साथ जाएगा तो एक ही रास्ते से 1000 गाड़ियों के जाने का रास्ता काफी ना होगा। ना ही आदमियों के लिए लकड़ी पानी का इंतजाम हो पाएगा, ना ही बैलों के लिए घास चारा पूरा पड़ पाएगा। इसलिए या तो ये आगे चला जाए या मैं पहले चला जाऊं। तब उसने दूत को उस मूर्ख व्यापारी से ये पता लगवाने के लिए भेजा कि पहले वो जाना चाहेगा कि गौतम चला जाए। ये संदेश जब पहुंचा तो माधव ने सोचा कि आगे जाने में तो मुझे बहुत लाभ है। अनछुए और बिना बिगाड़े हुए रास्ते से मेरी सारी गाड़ियां निकल जाएंगी। बैलों को घास भरपूर खाने को मिलेगी। आदमियों को भी लकड़ियां मिल जाएंगी और पीने को ठंडा और शीतल जल भी। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं सबसे पहले जाकर मन माने दाम पर चीजें बेच पाऊंगा। माधव ने पहले जाने के बहुत सारे फायदे देखकर पहले जाने के लिए हाँ कहा और ये संदेश गौतम तक पहुंचा दिया। जब ये बात गौतम तक पहुंची तो उसने पीछे जाने में बड़े फायदे सोचे। गौतम ने सोचा कि माधव की गाड़ियां जब आगे जाएंगी तो आगे जाकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों को सही कर देंगी और मैं बिल्कुल समतल रास्ते पर जा पाऊंगा। माधव के बैल पहले जाकर पकी हुई कड़ी घास खा लेंगे और मेरे बैल ताजा घास को खाएंगे। नए पत्ते और सब्जी तरकारी बनाने के लिए अच्छा रहेगा और माधव और उसके आदमी
जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पानी के लिए कुएं भी खोद लेंगे, जिससे हमें पानी की समस्या भी नहीं होगी। और माधव पहले जाकर सभी वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर देगा और मैं इसके पीछे जाकर जिस मूल्य पे माधव ने निश्चित कर रखा है उन मूल्यों पर सामान बेच दूंगा। इतना लाभ देख गौतम ने माधव को पहले जाने की सहमति दे दी। माधव को ऐसा लग रहा था कि उसने गौतम को ठग लिया है और वो खुश हो गया। इसी खुशी खुशी में उसने अपनी सभी बैलों को भी जोत लिया और निकल पड़ा। पराए देश की यात्रा पर ये कारवां चला जा रहा था। सुंदर तालाबों को पार करता हुआ, सुंदर तालाब जिन पर तरह तरह के कमल फूल खिले हुए हैं, कुछ लाल, कुछ गुलाबी, कुछ सफेद, और इन्हीं के बीच में है नीलकमल। ये तालाब कितने सुंदर लग रहे हैं। इन्हीं सुंदर तालाबों के ऊपर विचरण कर रहे हैं सुंदर सफेद रंग के हंस, जो बार बार अपनी गर्दन पानी में डाल देते हैं। विशाल और पावनी गंगा नदी के तट को पार करता हुआ माधव का काफिला चला जा रहा था। रास्ते में कितने ही वनों को पार करते हुए मनुष्यों की बस्तियों को पार करता हुआ माधव का काफिला मरुभूमि में प्रवेश करता है। माधव ने सुन रखा था कि मरुभूमि या कांतार 5 तरह के होते हैं। चोर कांतार, वो मरुभूमि जिसमें चोरों का बड़ा आतंक रहता हो। दूसरा व्याल कांतार, जिस मरुभूमि में जानवरों का आतंक रहता हो। तीसरा वो मरुभूमि जिसमें खाने के लिए ज्यादा चीजें नहीं मिल पाती हैं। चौथा वो कांतार या मरुभूमि जिसमें कोई मनुष्य ना रहता हो। और आखिर में एक ऐसी मरुभूमि जिसमें पीने के लिए एक घूंट पानी भी ना हो। माधव का काफिला एक ऐसे मरुभूमि में प्रवेश कर रहा था जिसमें कोई मनुष्य नहीं था और ना ही पीने के लिए एक घूंट पानी था। माधव ने अपनी गाड़ियों में बड़े बड़े पानी के मटके रखवा दिए ताकि ये लंबा मरुस्थल पार हो सके। पर ये मरुभूमि एक जादूगर के प्रकोप में था। उस जादूगर ने सोचा कि अगर मैं माधव के मटके खाली करवा दूं तो ये सभी लोग कुछ पल में कमजोर हो जाएंगे और फिर मैं इनका सारा सामान लूट पाऊंगा। उस जादूगर ने एक चाल चली।
उस चाल के हिसाब से उसने एक बहुत सुंदर सफेद बैल से जोतकर एक सुंदर जादुई रथ तैयार किया। बहुत सुंदर अस्त्र और हथियार हाथ में लिए, जैसे धनुष, तरकश और ढाल, और गले में एक सफेद और नीले कमलों की माला पहन ली। ये माला ताजा कमल के फूलों से बनी हुई थी। उसने अपने कपड़े और बाल पूरी तरह से पानी से भिगो दिए और खुद रथ पर सवार हो गया। साथ ही उसने अपनी जादुई विद्या से उसने अपने साथ 8-10 लोगों को भी कर लिया और अपने जैसे उनके बाल और कपड़े भी पानी से भिगवा दिए और उसी रास्ते पर हो लिया जिस पर माधव का काफिला आ रहा था। जब माधव की गाड़ी उसके रथ के पार से गुजरी तो राजा का रूप धरे हुए जादूगर ने माधव को आवाज दी। माधव ने और सब गाड़ियों के लिए रास्ता बनाकर खुद की गाड़ी को रथ के पास ले आया। जादूगर ने पहले तो माधव से कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद उससे पूछा कि वो कहाँ से आ रहे हैं। माधव ने कहा कि वो बनारस से आ रहा है और व्यापार के लिए जा रहा है। माधव पहले ही उस जादूगर के वेशभूष को देखकर हैरान था और आखिर में उसने जादूगर से पूछ ही लिया कि आपके गले में ये कमल के फूलों की माला है, क्या ये कहीं पास के ही हैं? और आपके कपड़े और बाल कैसे भीगे हुए हैं? क्या आगे पानी है? जादूगर मुस्कुराया क्योंकि इसी की तो वो प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा कि आगे तो बहुत तेज बारिश हो रही है। सारे तालाब पानी से पूरी तरह भरे हुए हैं। उन सब तालाबों में सुंदर सुंदर कमल फूल भी खिले हुए हैं। जादूगर ने पूछा, आप गाड़ी में क्या लेकर जा रहे हैं? माधव बताता है कि वो बहुमूल्य सामान लेकर जा रहा है। तब जादूगर पूछता है कि पीछे वाली गाड़ी बहुत भारी दिख रही है। माधव जवाब देता है कि उसने उस गाड़ी में पानी के बड़े बड़े मटके रखे हैं। जादूगर कहता है, अब तक आप इन्हें लाए, अच्छा किया, पर अब इन मटकों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हें
छोड़ सकते हैं। माधव को जादूगर की बात पसंद आ गई और उसने एक घूंट पानी भी ना रखते हुए सारे मटके खाली करवा दिए। मूर्ख माधव को थोड़ी ही दूर जाकर अपनी गलती का अंदाजा हो गया। चारों तरफ बस निर्जन भूमि थी जिसमें पानी का नामो निशान भी नहीं था। माधव और उसके साथी पानी की कमी के कारण बेहाल हो गए और फिर बेहोश हो गए। रात होने पर जादूगर अपने साथियों के साथ आया और सब लूट लिया। इस प्रकार उस मूर्ख व्यापारी की मूर्खता के कारण सब कुछ लुट गया। उस मूर्ख माधव के चले जाने के 1 महीने बाद गौतम भी 500 गाड़ियों के साथ नगर से निकला और उस मरुस्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने पानी के मटके में बहुत सा पानी भर लिया और आदमियों को एकत्रित कर कहा, बिना मुझे पूछे 1 चुल्लू भर पानी भी काम में ना लाना। उस मरुभूमि के बीच में पहुंचने पर उस दैत्य ने पहले की ही तरह अपने आप को गौतम के रास्ते में प्रकट किया। गौतम ने उसे देखते ही पहचान लिया और सोचा, इस मरुभूमि में जल नहीं है और इस व्यक्ति की बात भी जच नहीं रही है। पक्का इसने आगे गए माधव का सब पानी फिकवा दिया, उसे लूट लिया होगा। लेकिन ये मेरी चतुराई, उपाय कुशलता को नहीं जानता। फिर गौतम ने जादूगर से कहा, तुम जाओ, हम व्यापारी लोग बिना दूसरा पानी देखे साथ लाए पानी को नहीं फेंकते। जहां दूसरा पानी दिखाई देगा वहां इस पानी को फेंक गाड़ियों को हल्का कर चल देंगे। ये बातें सुनकर गौतम आगे चल पड़ा और जादूगर हाथ मलते रह गया। पर गौतम के साथ चल रहे एक गाड़ी के चालक से रहा ना गया और गौतम के पास आकर बोला कि हम सबने देखा कि कैसे वो व्यक्ति पूरा पानी से भीगा हुआ आया और वो आगे बहुत तेज बारिश की बात भी कर रहा है। तो क्यों ना हम पानी को फेंक गाड़ियों को हल्का कर जल्दी जल्दी चलें।
गौतम उसकी बात ना सुन हल्का सा मुस्कुराए और गाड़ियों को रुकवा सब मनुष्यों को एकत्रित कर उसने पूछा, क्या तुम में से किसी ने इस मरुभूमि में तालाब की बात पहले कभी सुनी? सबने कहा, नहीं, यही सुना है कि यह मरुस्थल निर्जल मरुस्थल है। गौतम फिर कहते हैं, एक मनुष्य कह रहा था कि उस पार वर्षा हो रही है। अच्छा, तो ये बताओ कि वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है? सभी जवाब देते हैं, लगभग कोस भर। गौतम कहते हैं कि क्या किसी एक जन के शरीर को भी वर्षा की हवा लग रही है? सब जवाब देते हैं, नहीं। गौतम पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि बारिश का बादल कितनी दूर तक दिखाई देता है? सभी कहते हैं, लगभग कोस भर। क्या किसी को भी बादल दिखाई दे रहा है? सभी कहते हैं, नहीं। गौतम पूछते हैं, अच्छा, बिजली कितनी दूर तक दिखाई देती है? सभी कहते हैं, लगभग 4-5 कोस तक। क्या किसी को बिजली का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है? सभी कहते हैं, नहीं। बादल के कड़कने की आवाज कितनी दूर तक सुनाई देती है? सब कहते हैं, 1-2 कोस तक। क्या किसी को बादल की गरज सुनाई दी है? सभी कहते हैं, नहीं। गौतम पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि हमें इतनी देर चलते हुए हो गई, क्या कोई व्यक्ति अभी और आता दिखा? सब एक साथ कहते हैं, नहीं। इसके अलावा तो हमें कोई पशु भी आता नहीं दिखाई दिया और ना ही 1-2 कोस तक कोई आता दिखाई दे रहा है। तब गौतम समझाता है कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो हमें छलने के इरादे से आया था और इस छल से हमें लूटना चाहता था। इसी छल से उसने माधव को भी लूटा होगा, पर हम बच गए। इस तरह से गौतम की समझदारी के कारण उसका और उसके साथियों का नुकसान होने से बच गया। वो पानी के उन सभी मटकों के साथ मरुभूमि को पार कर एक अमीर देश में पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया और खूब मुनाफा कमाया और खुशी खुशी वापस बनारस लौट आए। और बनारस लौटकर गौतम ने
खूब सारा दान किया और उसे इससे बहुत शांति मिली और वो भी रात को बहुत आराम से सो पा रहा था, बिल्कुल शांति से। शुभ रात्रि।